गांव से कुछ दूर एक पुराना महल था। उस महल की छत पर हजारों साल पुराना खजाना रखा हुआ था। उस खजाने की कीमत अरबों में थी। उस खजाने की रक्षा करता था थूंग थूंग राज। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसी महल के नीचे एक बड़ी फैक्ट्री चलती थी और उस फैक्ट्री का मालिक था राइस्टार। फैक्ट्री में कई मजदूर काम करते थे। उन्हीं में से एक था कालिदास। एक दिन कालिदास को पता चला कि महल की छत पर अरबों का सोना रखा हुआ है। बस उसी दिन से उसके मन में लालच पैदा हो गया। उसने कई बार सोना चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसे थूंग थूंग राज का डर याद आता वह वहाँ से भाग जाता, क्योंकि गांव में सब कहते थे जो भी उस महल के खजाने को चुराने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन एक रात कालिदास ने ठान लिया, आज वह किसी भी हालत में सोना चुरा कर रहेगा। उस रात वह अपने कुछ आदमियों को लेकर चुपके से फैक्ट्री के ऊपर बने महल तक पहुँच गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। थूंग थूंग राज गहरी नींद में सो रहा था। कालिदास धीरे धीरे महल की छत पर पहुँच गया। छत पर चारों ओर कीमती सोना फैला हुआ था। यह देखकर कालिदास की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी जल्दी सारा सोना अपने आदमियों के साथ उठाना शुरू कर दिया। कालिदास ने सारा सोना गुप्त गुफा में छुपा दिया था। महल का सारा सोना गायब था। थूंग थूंग राज गुस्से से गरजा, कालिदास अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। कालिदास को पता था कि थूंग थूंग राज अपना सोना लेने वापस आएगा, इसलिए उसने चाल चली। उसने आधा सोना नदी के किनारे छुपा दिया ताकि अगर गुफा पकड़ी जाए तो सब कुछ उसके हाथ से न जाए। लेकिन उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। उधर राइस्टार अकेला बैठा सोच रहा था, अगर ये सारा सोना मेरे पास होता तो मैं गाँव का सबसे अमीर आदमी बन जाता। उस रात राइस्टार चुपके से गुफा में पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर देखा उसकी सांसें तेज हो गईं। चारों तरफ सोना ही सोना था। वह धीरे से मुस्कुराया, कालिदास तूने मेहनत की, लेकिन अब ये सब मेरा है। उसने जल्दी जल्दी सारा सोना उठाया, एक भी टुकड़ा पीछे नहीं छोड़ा और बिना समय गंवाए वहाँ से निकल गया। समुद्र की तरफ भाग गया। उधर अगली सुबह कालिदास गुफा में वापस आया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा वह जम गया। गुफा पूरी खाली थी। उसकी आंखें फटी रह गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके हाथ कांपने लगे। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा और अगले ही पल उसे समझ आ गया, राइस्टार थूंग थूंग राज अपना सारा सोना वापस महल ले आया था। लेकिन राइस्टार सारा सोना लेकर दूसरे गांव भाग गया था और अब वह उसी सोने में रहने लगा था। हर दिन वह सोने के ढेर के बीच बैठता और हंसता, अब ये सब मेरा है। उधर थूंग थूंग राज ने कालिदास से अपना सारा सोना लेकर महल में रखता गया। एक एक करके सब कुछ अपनी जगह पर रख दिया। फिर अचानक रुक गया। उसकी आंखें गहरी हो गईं और वह बोला, अभी तो एक काम और बाकी है। अगले ही पल उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसे सब दिखाई देने लगा। राइस्टार दूसरे गाँव में मजे से जी रहा था। सोने के बीच बिना किसी डर के। थूंग थूंग राज हल्का सा मुस्कुराया। तूने सोचा ये तू बच गया? वह उसी गांव पहुंच गया, लेकिन वह दूर खड़ा रहा और चुपचाप सब देखता रहा। राइस्टार को कुछ पता नहीं था, वह अपने सोने में खोया हुआ था। अचानक थूंग थूंग राज ने धीरे से कहा, अब खत्म। उसी पल राइस्टार के पास रखा सोना एक एक करके गायब होने लगा। पहले एक ढेर, फिर दूसरा। राइस्टार चौंक गया, ये क्या हो रहा है? वह भागकर अपने छुपाए हुए सोने के पास गया, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। एक सुनसान रात थी। राइस्टर और ज्ञान भाई मूवी देखकर बाइक से घर जा रहे थे। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। ज्ञान भाई घबरा कर बोला, अरे राइस्टर कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। तभी सामने से एक ट्रक सीधा उनकी तरफ आता है। ज्ञान डर के बाइक को मोड़ता है और दोनों एक पुरानी हवेली के गेट के अंदर घुस जाते हैं। राइस्टर ने सांस लेते हुए कहा, भाई बाल बाल बचे, बारिश बहुत तेज है, चल थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। फिर दोनों हवेली के अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। राइस्टर ने इधर उधर देखा और बोला, भाई मुझे जोर से लगी है, तू रुक, मैं अभी आया। फिर वह हल्का होने जाने लगता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा वह तुरंत रुक गया, क्योंकि कहीं से बहुत हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे अब डर लग रहा था, लेकिन वह फिर भी धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ता गया। चलते चलते वह एक पुराने कमरे के सामने जा खड़ा हुआ और जो अंदर देखा उसका होश उड़ गया। बारिश रुक चुकी थी। ज्ञान भाई चिल्लाए, ओए राइस्टर बारिश रुक गई है, चल निकलते हैं। फिर दोनों घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन ज्ञान को कुछ अजीब लगा। पर धनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक ही नाम चलता था, पुष्पा। पुष्पा बहुत बेरहम आदमी था। जिसके घर नई गाड़ी आती या जिसके पास पैसे आते वह रात में उसके घर पहुंच जाता। वह दरवाजा खटखटाता और कहता, जो भी कमाया है निकाल दे, वरना अच्छा नहीं होगा। गांव वाले डर के मारे चुपचाप पैसे दे देते। जो मना करता उसे बहुत बुरी तरह पीटा जाता। इसी डर से पूरे गाँव में कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। पुलिस भी उससे पंगा लेने से डरती थी। धनपुर से थोड़ा दूर शिवगढ़ नाम का शहर था। वहाँ रहता था एक खतरनाक आदमी, रॉकी। रॉकी बहुत बड़ा गुंडा था। वह काम करता था एक बड़े डॉन के लिए, एस के साबिर उसे बहुत पैसा देता था, महंगी गाड़ियां देता था और हथियार देता था। रॉकी बिना सवाल पूछे हर काम करता था। एक दिन एस के साबिर ने उसे बुलाया। टेबल पर बंदूक रखते हुए बोला, पास के गांव में एक आदमी है, उसे 5 लाख लाने हैं, अगर वह ना दे तो काम खत्म कर देना। रॉकी ने कुछ नहीं पूछा, वह अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठा और उस आदमी के घर पहुंच गया। दरवाजे पर खड़े होकर बोला, 5 लाख अभी दे दे। वह आदमी डर गया, हाथ जोड़कर बोला, भाई अभी पैसे नहीं है, मुझे 10 दिन दे दो। लेकिन रॉकी का दिल सख्त था, उसने उसकी एक नहीं सुनी। गुस्से में उसने उसे गोली मार दी। काम खत्म करके वह वापस
राई स्टार एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। देखने में वह एक आम लड़का लगता था, लेकिन असल में वह एक सुपर हीरो था। उसके पास कई अद्भुत शक्तियां थीं। सुबह वह आम इंसानों की तरह अपना दैनिक काम करता और शाम होते ही सुपर राय बनकर लोगों की मदद करता। किसी को भी यह पता नहीं था कि राई स्टार ही सुपर राय है। एक दिन राई स्टार अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आ गया और रोते हुए बोला, सुपर राय, मेरी बेटी को बचा लो। सुपर राय ने पूछा, क्या हुआ आपकी बेटी को? उस आदमी ने कहा, मेरी बेटी घर में खाना बना रही थी, तभी अचानक घर में आग लग गई और वह अंदर फंस गई है। यह सुनते ही सुपर राय बिना देर किए उस घर के अंदर दौड़ा। अंदर उसने देखा कि एक लड़की कोने में बैठी हुई है। सुपर राय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सुरक्षित बाहर ले आया। ये देखकर गांव के सभी लोगों ने मिलकर सुपर राय का धन्यवाद किया। लेकिन उसी भीड़ में खड़ी एक लड़की प्रिया सुपर राय से प्रेम करने लगी थी। उस दिन के बाद वह रोज छुप छुप कर उसे देखा करती थी। एक दिन उसने देख लिया कि सुपर राय और राई स्टार एक ही व्यक्ति हैं। प्रिया ने उसी समय राई स्टार से अपने दिल की बात कह दी और बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि तुम ही सुपर राय हो। राई स्टार यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उसे भी प्रिया पसंद थी। आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी में पूरा गाँव। एक छोटे से गांव में टुकटुक नाम का लड़का रहता था। बचपन में उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, इसीलिए अब वह गांव के घरों में भीख मांगता था। गांव वाले बहुत अमीर थे। उनके घर सोने से भरे रहते थे और हर घर के बाहर नई नई गाड़ियां खड़ी रहती थीं। ऐसे गांव में टुकटुक का जीवन बेहद कठिन था। उसी गांव में एक अमीर और घमंडी लड़का रहता था जिसका नाम राई स्टार था। राई स्टार अपने पैसों के दम पर किसी को भी दबा देता था। गांव के लोग उससे डरते थे और उसकी इज्जत करते थे। वे उसे मालिक कहकर बुलाते थे। एक बात थी कि उसने कभी निर्दोष इंसान की जान नहीं ली थी। टुकटुक हर रोज गांव के घरों के बाहर जाकर भीख मांगता था। गांव वाले उसकी हालत देखकर उसे कुछ पैसे और खाना दे देते थे। टुकटुक सबकी मदद का शुक्रिया अदा करता और फिर अपनी छोटी सी झोपड़ी में चला जाता। लेकिन सच्चाई यह थी कि सुबह सुबह राई स्टार अपने पापा के साथ माँ को प्रणाम करता है। फिर दोनों नीचे आते हैं। पापा राई स्टार को काम पर जाते समय अलविदा कहते हैं और खुद ऑटो में बैठकर रोजी रोटी के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद पापा सवारी की तलाश में रास्ते पर होते हैं। तभी उन्हें अमित भाई और उनकी पत्नी दिखाई देते हैं और दोनों सवार हो जाते हैं। पापा तेजी से ऑटो चलाते हुए उन्हें उनकी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। अमित भाई किराया अदा करते हैं और पापा वापस ऑटो लेकर घर की ओर लौटने लगते हैं। इसी बीच राई स्टार खिड़की से अपने पापा को लौटते हुए देख लेता है, लेकिन उसका मन अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने का था। वह धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरता है। किचन में पापा खाना बनाने में व्यस्त थे, इसलिए राई स्टार बिना आवाज किए ऑटो में बैठ जाता है और उसे ले जाने लगता है। तभी ऑटो की आवाज सुनकर पापा दरवाजे तक आते हैं और देखते हैं कि राई स्टार ऑटो लेकर निकल रहा है। कुछ देर बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है और उसे बुलाने के लिए जोर जोर से हॉर्न बजाता है। हॉर्न सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड धुमक धुमक कर बाहर आती है और गुस्से में कहती है, इतना जोर से। एक छोटा सा गांव था, नाम था सुकूनपुर। वहां एक पेड़ था, गुलाबी पत्तों से भरा हुआ, जो सिर्फ छांव नहीं सुकून भी देता था। जो भी उस पेड़ के नीचे आकर आराम करता था, हर किसी ने बोला, ये पेड़ में कुछ चमत्कारी है। जब भी इधर रुकता हूँ तो एक सुकून मिलता है। उसी गाँव में एक बुजुर्ग दादू रहते थे अपने पोते के साथ। उन्हें गांव के सबसे समझदार इंसान माना जाता था। वो दादू अपने छोटे से पोते राजू को हर शाम उस पेड़ के नीचे लाते और कहानियां सुनाते और कहते, बेटा ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, ये हमारा परिवार है। मैंने इसे अपने हाथों से लगाया है और इसने मुझे जिंदगी भर छांव दी है। राजू मुस्कुरा के पूछता, दादू क्या पेड़ भी परिवार होते हैं? दादू थोड़ा सा हंसते हुए बोलते, जिसने तुझे बिना कुछ मांगे छांव दी, थकान में सहारा दिया, वो क्या किसी अपने से कम है? तभी पेड़ से पत्तियां गिरने लगती हैं, जैसे वो खुद सुन रहा हो, जैसे उसकी सांसें भी कहानियों में चल रही हो। वक्त गुजरता गया, दादू बूढ़े हो गए और एक दिन दुनिया छोड़ गए और राजू